Hello and welcome back once again in another session of Partnership Accounting. आज की मेरी वीडियो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर बेस्ड रहेगी। जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मतलब इस वीडियो से पहले का जो पार्ट था उसमें जो हमने प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, समझा भी था, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सिंपल सा अटेम्प्ट कर देखा था। आज हम उसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कवर करेंगे ताकि आपको ये और बेटर तरीके से क्लियर हो सके। तो बिफोर मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, मैं आपको जरूर फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक जो पहला इससे पहले वाला पार्ट है वो अगर नहीं चेक किया है तो काइंडली वो जरूर पहले चेक कीजिए, समझिए मीनिंग क्या है प्रोपोर्शनेट कैपिटल का, फिर उसके बाद इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड इस वीडियो को चेक कीजिए। तो आप डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 जो मेरी बुक के अकॉर्डिंगली, जो मेरे पास डीके गोयल की बुक है उसके अकॉर्डिंगली 4.165 पेज पर है। X and Y are partners in a firm. They share profits and losses in the ratio of 2:1। दो पार्टनर्स आपको बता रखे हैं, दोनों पार्टनर्स का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी आपको बता रखा है 2:1। अब देखिए बैलेंस शीट में आपको क्या दे रखा है। बैलेंस शीट को देखना समझना बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जरूरी होता है क्योंकि आपको अंदाजा लगाना होता है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें ट्रीट करने की जरूरत पड़ेगी और कहाँ कहाँ ट्रीट करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए जैसे कैपिटल है वो तो कैपिटल अकाउंट्स में बैलेंस बीडी की फॉर्म में उतर जाती है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके बारे में हमें चेक करना होता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या दिया हुआ है, कहीं कोई लायबिलिटी दी हुई है या नहीं दी हुई है। अगर दी हुई है लायबिलिटी तो क्या वो लायबिलिटी रिजर्व में से कवर हो रही है सारी की सारी या नहीं हो रही है। इस तरह के कंसेप्ट हमें बहुत सोचने पड़ते हैं ताकि हमें करेक्ट इनकी क्या ट्रीटमेंट होगी वो पता चल सके। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल नॉर्मल आपकी लायबिलिटीज हैं, अगर कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं तो ये रिवैल्यूएशन में आ जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर एक एसेट है, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स जिसमें से प्रोविजन को माइनस किया गया है और कैश और बैंक का बैलेंस आपको दे रखा है। अब देखिए अब आगे आपको और क्या बता रहे हैं कि Z को एडमिट किया गया है पार्टनरशिप में। X जो है वो सरेंडर करता है 2/5 ऑफ हिज शेयर। अब आपको इस तरह के कंसेप्ट्स करवाए गए हैं पहले भी। 2/5 ऑफ हिज शेयर का मतलब आपको समझाया था, ऑफ मतलब बोर्ड मास की तरह, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 2/5 ऑफ हिज शेयर। अब X का शेयर कितना था, देखो X की कैपिटल X का जो शेयर था वो 2:1 आपको ऐसे दे रखा था। तो X का शेयर कितना बन रहा था 2/3, Y का कितना है 1/3। तो आपको क्या सरेंडर्स दिए हुए हैं कि X ने 2/5 ऑफ हिज शेयर यानी कि 2/5 ऑफ 2/3 दिया है, Y ने 1/5 ऑफ हिज शेयर दिया है। इसका मतलब Y ने 1/5 ऑफ 1/3 दिया है क्योंकि उसका शेयर 1/3 था। ठीक है, इन दी फेवर ऑफ Z। अब Z के बारे में क्या आपको यहाँ पर Z का शेयर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, लेकिन X और Y के द्वारा किया गया त्याग यानी कि सेक्रीफाइस दिया हुआ है। और हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, जिसमें अगर सेक्रीफाइसेस दिए हुए हों पुराने पार्टनर्स के तो उन्हें ऐड कर कर नए पार्टनर का शेयर निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब फिर से मैं कहूंगी कि क्या आपको इस लाइन में अभी तक Z के द्वारा कितनी पूंजी लाई जाएगी वो दी हुई है, नहीं दी हुई है। क्या आपको Z के द्वारा कितना प्रीमियम मतलब गुडविल लेकर आई जाएगी, क्या वो दे रखी है, अभी तक नहीं दे रखी है। तो देखते हैं कि कहीं जो हमें ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस वाली लाइन लिखी हुई है इनमें तो नहीं कुछ दिया हुआ। तो पहला पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना है बाय 35,000। मैंने आपको क्या बताया था, जब बाय वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो यही अमाउंट से हमने ट्रीटमेंट करनी होती है। एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स टू बी रिड्यूस्ड टू। अब जब 2 वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो आपको क्या समझाया था कि आपने पुरानी वैल्यू से कंपैरिजन कर कर पता लगाना है कि
कहाँ ट्रीटमेंट आएगा। जैसे ये 585 रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, तो आप डिफरेंस लोगे, जो बैलेंस शीट में 65,000 था और जो यहाँ पर 58500 है, दोनों के डिफरेंस को आप ट्रीट करोगे। बाय है तो वही अमाउंट ले लो, 2 लिखा हुआ है तो आपको डिफरेंस लेना होता है। आगे देखो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, फिर से बाय लिखा हुआ आया है और लाइन का मतलब क्या बन रहा है कि जो संदिग्ध ऋणों वाला वो प्रोविजन है वो बढ़ रहा है 3000 से, तो 3000 बढ़ा दो। आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। देखिए, एक्चुअल लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपको 16,000 दी हुई है। अब क्लेम आ गया ना, तो लायबिलिटी अराइज हुई है, तो हमने क्या करना है, हमने पहले ये देखना है कि ये लायबिलिटी हमारे रिजर्व में से कवर हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या है। लायबिलिटी 2500 की जो क्रेडिटर्स में थी वो अब अराइज नहीं होगी, तो इसका मतलब ये आपका फायदा है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। Z का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो कितना वैल्यू किया गया है, वो 40,000 वैल्यू किया गया है, और ये भी साथ में आपको बता दिया है कि वो कैश नहीं लेकर आ सकता, वो कैश की फॉर्म में इसे लेकर नहीं आ सकता। Z जो है वो कैपिटल लेकर आएगा, लेकिन कैसे लेकर आएगा, प्रोपोर्शनेट शेयर में लेकर आएगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ये हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कंसेप्ट समझ चुके हैं, एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी हमने ये पढ़ा था। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, हमें कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, हमें बैलेंस शीट बनानी है न्यू वाली, यानी कि Z की एडमिशन के बाद वाली, और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। मैं आपको कहूंगी ये आंसर्स जरूर नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो। फिर उसके बाद अब देखते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली अटेम्प्ट किया जाएगा। देखिए, कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 80 को यहाँ अटेम्प्ट किया जाएगा। मैंने सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन कर दी है, ताकि मुझे साइड बाय साइड सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में भी पता चल जाए। देखो, X का जो सेक्रीफाइस था वो हमें दिया हुआ था कि उसने अपने शेयर का, ऑफिस शेयर दिया हुआ था ना, अपने शेयर का 2/5 दिया है, तो 2/5 ऑफ X का शेयर कितना था, 2/3। तो X का सेक्रीफाइस कितना निकला, X का सेक्रीफाइस निकला 4/15। बिल्कुल इसी तरीके से देखो Y ने कितना सेक्रीफाइस किया, Y ने दिया था 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय Y का शेयर कितना था, 1/3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1/15। अब देखो, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, तो हमने ये क्या सीखा है कि हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को उठाकर लिख देते हैं कि हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो 4:1 निकल आई। ठीक है, अब अगर हम बात करें नए शेयर्स की, तो X का नया शेयर कैसे निकलेगा, X के पुराने में से X का सेक्रीफाइस माइनस कर दो, जैसे हम अभी तक करते आए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से Y का न्यू शेयर निकल आएगा कि Y के हमने पुराने शेयर में से Y का सेक्रीफाइस माइनस कर देना है, तो हमारे पास Y का न्यू शेयर निकल आएगा। ठीक है, Z का शेयर मैंने अभी अभी आपको बताया था कि Z के बारे में हमें और कुछ नहीं दिया हुआ, पुराने पार्टनर्स ने कितना सरेंडर किया है वो दिया हुआ था, तो उनके द्वारा किया गया सेक्रीफाइस Z के लिए गेन है, और उसे ऐड कर कर हम निकाल देंगे कि Z का शेयर कितना बन रहा है। तो कुछ इस तरह से 6:4:5 हमारी न्यू रेशो निकल आएगी। ठीक है, अब देखो मैंने दूसरे नंबर पर कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज लिखी हैं यहाँ पे, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली। देखो, एक तो मुझे Z के बारे में दिया हुआ था कि Z जो है वो गुडविल कैश में नहीं लेकर आया है, तो नहीं लेकर आया तो हमने सीखा है ना कि करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पास कर दी जाती है, और X और Y पुराने पार्टनर्स में, या यूं कह लो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, उसे बांट दिया जाता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों ही सेक्रीफाइस करने वाले थे, X और Y, तो मैंने उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो थी 4:1, तो Z के करंट अकाउंट को Z के शेयर ऑफ गुडविल से डेबिट कर दिया गया है। X और Y की कैपिटल अकाउंट्स को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया गया है। तो कुछ इस तरह से अमाउंट ऑफ गुडविल को
एडजस्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, मैंने आपको क्या कहा था जब क्वेश्चन पढ़ाया गया था, आपको कहा था कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की अगर 16,000 की लायबिलिटी अराइज हुई है तो हमने अपने बैलेंस शीट में पड़े हुए रिजर्व से उसे पहले कंपेयर करना है। देखो हमारे पास बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 40,000 का, 40,000 में से 16,000 आराम से कवर हो सकता है। इसका मतलब अभी भी 24,000 फ्री पड़ा है। जो फ्री पड़ा है वो फ्री रिजर्व की फॉर्म में पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशो, याद रखना, पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशो। और पुरानी रेशो कितनी थी? पुरानी रेशो थी 2:1। देखो 40 में से 16 अगर यूज हो गया, 16 यूज होगा, क्लेम अराइज हो गया, तो कितना बचा रिमेनिंग? 24। 24,000 को 2/3 एक्स में कैलकुलेट कर दीजिए। देखो 3 से कट करोगे 8, 8,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप y के लिए कैलकुलेशन करोगे और 1/3 करोगे तो वो y की कैपिटल में आ जाएगा 8,000। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों जर्नल एंट्रीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में इसे क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। देखो जो सेकंड पार्ट वाली जर्नल एंट्रीज थी उसे हम वर्किंग नोट्स की फॉर्म में भी कवर कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट पूछा गया था, तो मैंने 3rd नंबर पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाया है जिसका लाइन अप किया गया है। और अब देखो बहुत ही ध्यान से, मशीनरी रिड्यूस हो रही थी तो डेबिट साइड पर आ गई, फर्नीचर एंड फिक्सचर रिड्यूस हो रहा था तो डेबिट साइड पर आ गया। डाउटफुल डेट्स, देखो आपको बताया था ना नुकसान है, लॉस है, तो देखो लॉसेस को रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, तो ये सारी की सारी रिडक्शंस, सारे के सारे लॉसेस डेबिट साइड पर आ जाएंगे। क्रेडिटर से एक क्लेम नहीं था अराइज होने वाला, तो वो हमारा फायदा था, उस फायदे को हमने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया। अब देखो बैलेंसिंग फिगर रीवैल्यूएशन का लॉस निकल रहा है जिसे पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशो में बांट दिया जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आ रहा है, ये कैलकुलेशन कि किस तरह से मैंने इधर डेबिट साइड को पहले टोटल लगाया है, क्रेडिटर को माइनस किया है, 42,000 बैलेंसिंग फिगर आई है जो कि एक लॉस है जिसे 2/3 और 1/3 एक्स और वाई में रिस्पेक्टिवली बांट दिया गया है। अब देखते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमने कुछ इस तरह से लाइन अप कर लिया, XYZ एंड XYZ। आपको बैलेंस दिए हुए थे X और Y के, आपने वो लिख लिए। आपने Z की गुडविल की ट्रीटमेंट जो करंट अकाउंट ओपन कर कर हमने की थी, क्योंकि वो कैश में नहीं लेकर आया अपनी गुडविल, तो Z की करंट अकाउंट की वो जर्नल एंट्री जो सेकंड नंबर पे अभी अभी आपको करवाई है वो मैंने पोस्ट कर दी। X में X का अमाउंट लिख दिया, Y में Y का अमाउंट लिख दिया। बिल्कुल इसी तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से भी हिस्सा निकल रहा था, X का 16,000 और Y का 8,000। ये दोनों वो जर्नल एंट्रीज हैं जो सेकंड नंबर पर मैंने पास की थी, उन्हें यहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, रीवैल्यूएशन का जो ये लॉस था ये क्रॉस उतर रहा है, 28,000 X का लॉस था और Y का 14,000 शेयर निकल रहा था। देखो जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था उसमें जो एडजस्टमेंट्स थी, एडजस्टेड कैपिटल अगर हम देख रहे थे तो यहाँ डेबिट साइड पर कुछ नहीं निकल रहा था एक बार के लिए, सिर्फ यहाँ पर क्रेडिट का टोटल जो था वही हमारी एडजस्टेड कैपिटल निकल रही थी। लेकिन अब यहाँ देखो बहुत ही ध्यान से, Z प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया था, मैंने यहाँ पर कैश लिख दिया है क्रेडिट साइड पर, और देखो वर्किंग नोट WN लिखा हुआ है। तो देखते हैं वर्किंग नोट्स में कि Z की कैपिटल की कैलकुलेशन किस तरह से की गई है। देखो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ X की एडजस्टेड कैपिटल, X की क्रेडिट साइड का टोटल लगाया 1,88,000 आएगा। इसमें से 28,000 का लॉस माइनस करोगे तो X की जो कैपिटल है वो कितनी आ रही है? 1,60,000। बिल्कुल सेम यही रूल आप Y के लिए फॉलो करो कि आपने Z की कैपिटल को छोड़कर बाकी जो ट्रीटमेंट्स थी वो सब डाल दी हैं। ठीक है, अब Y का अगर कैलकुलेट करोगे तो Y के में
क्रेडिट साइड को ऐड किया तो 1,16,000, जिसमें से 14,000 माइनस हो जाएगा तो वाई की जो कैपिटल एडजस्टेड वैल्यू निकल रही है आफ्टर एडजस्टमेंट्स निकल रही है वो 1,02,000 निकल रही है। ठीक है, अब टोटल देखो दोनों की एडजस्टेड कैपिटल का कितना है, 2,62,000। अब बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि अब ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मैंने आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट वीडियो में समझाया था। शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स निकालो कि आफ्टर एडमिशन जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका कितना शेयर है। अगर 5/15 जेड का शेयर था तो बाकी का जो रिमेनिंग शेयर है वो ओल्ड पार्टनर्स के हिस्से का बचेगा, एक में से माइनस कर कर निकाल लो, जैसे हम बाकी केसेस में करते थे कि मान लो फर्म का शेयर 1 है, रिमेनिंग शेयर 1 में से माइनस कर कर निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे करो तो देखो 10/15 आपके पास पुराने पार्टनर्स का शेयर निकल आएगा। अब देखो फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। फर्म की कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी, आपको जो इनका शेयर अभी अभी आपने निकाला है रिमेनिंग शेयर के फॉर्म में उसे उल्टा कर देना है। इस तरह के कंसेप्ट हमने पहले किए हुए हैं, जब हमने गुडविल निकालनी होती है फर्म की निकलती है, फिर उसके बाद नए वाले पार्टनर का शेयर, बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी करना है। हमने इसे जंबल कर दिया, एडजस्टेड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास फर्म की कैपिटल निकल आई, जिसमें से अब जेड का शेयर निकाला जाएगा। जेड का शेयर 5/15 है और 5/15 यानी कि 1/3 करेंगे तो 1,31,000 हमारे पास जेड का शेयर निकल आएगा, जिसे यहाँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय कैश की फॉर्म में शो किया जाएगा। बाय वर्ड अब लिखते नहीं है एज अ प्रीफिक्स, तो इसलिए सीधा कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा 1,31,000 और कुछ इस तरह से फिर बैलेंस निकल आएंगे हमारे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब देखते हैं कि लास्ट में जो हमारे पास एक बैलेंस शीट बची है नई फर्म की, मतलब आफ्टर एडमिशन, तो वो किस तरह से बनेगी। देखो बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट में आप सबसे पहले, अगर मैं एसेट साइड की बात करूं तो प्लांट एंड मशीनरी जो आपको वैल्यू दी हुई थी नई या एडजस्टेड करने के बाद आप वो लिखोगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर की जो आपको नई वैल्यू बता रखी थी आफ्टर एडजस्टमेंट्स आप वो लिखोगे। स्टॉक और बिल्स रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं था तो आप एज इट इज पुरानी बैलेंस शीट वाली ही लिख दोगे। डेटर्स में हमने प्रोविजन 3,000 और बढ़ानी थी तो 7 से 10 हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और डेटर्स की वैल्यू इस बार 1,00,000 आ जाएगी। कैश एंड बैंक में क्या होगा, जेड की कैपिटल कैश में आई है, जेड की कैपिटल हमने निकाल ली है अभी अभी, तो 1,31,000 ऐड हो जाएगा और फिर कैश एंड बैंक जो है वो 181 शो होगा। आप अगर चाहो तो आप कैश एंड बैंक का अलग से लेजर अकाउंट वर्किंग नोट्स की फॉर्म में बना सकते हो और फिर पता लगा सकते हो कि आपका कैश और बैंक का टोटल कितना आएगा। अब देखो बहुत ही ध्यान से, वैसे ये कंसेप्ट मैंने पहले भी करवाया है। जेड का करंट अकाउंट डेबिट में पड़ा था, वो क्रेडिट होकर अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, तो इसलिए डेबिट में पड़े होने की वजह से एक फिक्टिशियस एसेट की फॉर्म में आप जेड के करंट अकाउंट को एसेट साइड पर शो करोगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं लाइबिलिटीज साइड की फॉर्म बात करूं तो एक्स, वाई और जेड की कैपिटल के बैलेंसेस आ जाएंगे जो अभी अभी हमने निकाले हैं। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, देखो क्लेम अराइज हुआ था, अभी हमने उस क्लेम की पेमेंट नहीं की है, तो इसलिए जब तक वो पे नहीं हुआ हम उसे कैश में से तो माइनस कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो हमारी लाइबिलिटी बनकर लाइबिलिटीज साइड पर शो होगा, जैसे हम +1 में मैनेजर की कमीशन को शो करते होते थे। बिल्कुल इसी तरीके से क्रेडिटर्स आ जाएंगे, एडजस्ट होने के बाद जो नॉट लाइकली टू बी क्लेम थे उन्हें माइनस कर देंगे। बिल्स पेबल में मुझे नहीं लगता कि कोई एडजस्टमेंट थी, तो वो वैल्यू एज इट इज शो हो जाएगी और कुछ इस तरह से आपकी बैलेंस शीट्स का टोटल बराबर, बैलेंस शीट का दोनों साइड्स का टोटल बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 81। आपको एस की बैलेंस शीट दे रखी है, इसका मतलब पहले एक सोल प्रोपराइटर था, एक ही था, कोई पार्टनर नहीं था।
आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में आपको कैपिटल और क्रेडिटर्स का बैलेंस लायबिलिटीज साइड में दिया हुआ है, और एसेट साइड पर आपको बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, बिल्स रिसीवेबल्स, सन्ड्री डेटर्स, जिसमें से प्रोविजन डाउटफुल डेट्स की माइनस की हुई है, और कैश एट बैंक दिया हुआ है। मतलब इस बार बैलेंस शीट में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोई फ्री रिजर्व या कोई एसेट साइड पर गुडविल, मतलब कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व कुछ नहीं आपको दिया हुआ है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो आपको वर्कमैन कंपनसेशन वाला कुछ कंसेप्ट दिया हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में क्या दिया हुआ है। टी वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर अ हाफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो हाफ शेयर मिल गया, पहले कौन था, एस, तो एस के पास पूरा का पूरा शेयर था 1, तो अगर हाफ टी को मिल गया तो एस के पास कितना बचा है, हाफ। ठीक है, मतलब दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। अब कंडीशंस क्या हैं, बिल्डिंग को 20% एप्रिशिएट यानी कि बढ़ाना है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स को हमने डाउन लेकर आना है, 2 दिया हुआ है तो क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल नॉट लाइकली टू बी टेकन ओवर बाय द न्यू पार्टनरशिप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये नहीं कहा जा रहा कि बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू बढ़ गई है या कम हो गई है, ये कहा जा रहा है कि बिल्स रिसीवेबल नई पार्टनरशिप में नहीं लेकर जाए जाएंगे। मतलब इस बिल्स रिसीवेबल का जो क्रेडिट है या वो किसको मिलेगा, वो जो पहले था एस उसी को मिलेगा। तो इसलिए बिल्स रिसीवेबल को कहीं ट्रांसफर नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट एस की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब देखो आगे क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज फाउंड टू बी इन एक्सेस। अब देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा पॉइंट कि भाई जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स थी ना वो ज्यादा बनी हुई थी, 3000 से ज्यादा बनी हुई थी, तो इसका मतलब उसे अब हमने कम करना है। नुकसान ज्यादा लगाया हुआ था, अब उस नुकसान को हमने कम करना है। जब नुकसान कम हो रहा है तो फायदा हो रहा है, तो इसलिए हमें इसे एक मुनाफे की फॉर्म में, एक प्रॉफिट की फॉर्म में रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करना है। अब देखो लायबिलिटी ऑफ 2000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर वाज नॉट लाइकली टू अराइज, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। एक एडिशनल लायबिलिटी अराइज हो रही है 5000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी की फॉर्म में, ये आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो इसे आप अकॉर्डिंगली शो करोगे रिवैल्यूएशन में। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, टी इज टू ब्रिंग 30,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड फर्दर कैश। फर्दर कैश मतलब वो 30,000 भी पहले वाला भी कैश में ही लेकर आया है, और कैश लेकर आएगा। कैसे लेकर आएगा या कितना लेकर आएगा, मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि आपको क्या लाइन लिखी हुई है। तो अब देखो बहुत ही ध्यान से यहाँ पर क्या लाइन लिखी हुई है, फर्दर कैश टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 3/5 ऑफ एस कैपिटल। तो एस की कैपिटल निकालो, फिर से लेनी कितनी है, आफ्टर एडजस्टमेंट ही लेनी है। उसका जब आप 3/5 कर दोगे तो उतनी कैपिटल टी लेकर आएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन सारा समझ में आ गया। अब हमने करना क्या है, क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कहा गया है और हमें सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है। इसका मतलब ना तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, ना हमें कैपिटल अकाउंट्स बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम जरूर बनाकर देखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आपको आंसर में दे रखा है 25,000 है, कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस आपको दे रखे हैं, बैंक का बैलेंस आपको दे रखा है और बैलेंस शीट का टोटल आपको बता रखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, काइंडली इस क्वेश्चन को नोट कर या अपनी बुक में से देखकर, अगर आपके पास बुक है तो आप खुद पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए और फिर क्रॉस चेक कीजिए कि किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास की गई हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81 की ये जर्नल एंट्रीज हमें पास करने के लिए कहा गया था, तो मैंने जर्नल एंट्रीज पास की हैं। थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं जर्नल एंट्रीज, लेकिन सारी पास की हैं मैंने। एंड थोड़ा सा क्विकली करने के लिए मैंने नरेशन नहीं इस बार लिखी है, लेकिन आपके लिए एक सजेशन है कि काइंडली जब आप इसे अटेम्प्ट करें तो नरेशन जरूर साथ में लिखें। देखो फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही थी
तो मैंने फर्नीचर को रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर नोट करना होता है ना। आपने किया होगा, अगर आपने रफ में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर देखा है तो देखो उसकी पोस्टिंग किस तरह से होगी, सॉरी उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, जितने से फर्नीचर कम हो रहा है उतने से ये एंट्री पास कर दी जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, बिल्स रिसीवेबल जो आपको कहा गया था कि नई पार्टनरशिप में नहीं लेकर जाना है, और मैंने आपको क्या समझाया था कि इस बिल्स रिसीवेबल को कौन ले लेगा, एस ले लेगा। ठीक है, तो देखो बिल्स रिसीवेबल का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट होता है ना, क्योंकि वो एसेट साइड में पड़ा है। तो अब हमने इसे खत्म करना है, हमने इसे आगे नहीं लेकर जाना है, तो इसे हम क्या कर देंगे, इसे हम क्रेडिट कर देंगे। और ये किसके हिस्से में जाएगा, ऑब्वियसली है कि ये पुराने पहले एक जो एस था अकेला, उसके क्रेडिट से ये अराइज हुए थे, उसकी वजह से ये अराइज हुए थे, तो इसे एस की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर ये क्रेडिट है तो एस डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री बन जाएगी बिल्स रिसीवेबल को ट्रीट करने की। नेक्स्ट देखो, फिर से रिवैल्यूएशन से ही रिलेटेड है। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही थी, तो इस बार रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट्स को और डेबिट कर देते हैं, एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो एसेट्स को क्रेडिट कर देते हैं। अब देखो हमें दो फायदे हो रहे थे, एक तो मेरी डाउटफुल डेट्स जो है प्रोविजन वो एक्सेस में लगाई हुई थी, तो वो मैंने डेबिट कर दी। एक क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड थे, तो क्रेडिटर्स को मैंने डेबिट कर दिया, और रीवैल्यूएशन इन दोनों के टोटल से क्रेडिट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री। देखिए नेक्स्ट थी आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगा, क्योंकि ये मेरा नुकसान है, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो इसलिए इसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे और कुछ इस प्रकार से इसकी जर्नल एंट्री आ जाएगी। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रीवैल्यूएशन पर 25,000 का प्रॉफिट आ रहा है, और ये प्रॉफिट हमने क्या पढ़ा हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में, ओल्ड था ही एक एस, तो ये सारा का सारा रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो किसको मिलेगा, एस को मिल जाएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज प्रॉफिट। डेट कॉलम में जो लास्ट पेज पर मैंने डेट लिखी हुई थी सेम वही रिपीट होती जाएंगी, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर दिन में या एक ही पर्टिकुलर डेट को ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस की गई हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में और कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं है। तो ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है जिसे एस की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब देखिए, आपको दिया हुआ था कि जो टी है वो अपने हिस्से का जो प्रीमियम है वो कैश में लेकर आया है, तो हमने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया और प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया। मतलब जितनी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, जितनी जर्नल एंट्रीज हम पास कर सकते हैं, कम से कम हम वो तो पास करें ना। हमें अभी कैपिटल नहीं पता, लेकिन प्रीमियम के बारे में तो हमें पता था ना, तो इसलिए हमने प्रीमियम क्रेडिट कर दिया, और प्रीमियम को हम पुराने पार्टनर्स की या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर देते होते हैं। पार्टनर था ही एक पहले, मतलब सोल प्रोप्राइटर था एक ही एस, तो इसका मतलब ये सारा का सारा प्रीमियम किसकी कैपिटल में चला जाएगा, एस की कैपिटल में चला जाएगा। तो यहां तक अभी, क्योंकि ये मैंने अभी आपको समझाना है, ठीक है, तो अभी फिलहाल यहां तक की जर्नल एंट्रीज जो हैं वो हमारी कंप्लीट होती हैं। अब देखो क्या है, सबसे पहले ये मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पर कि ये वर्किंग नोट से डिराइव हुआ है। हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट्स की फॉर्म में बनाए, ताकि हमें बैलेंस शीट में भी कैपिटल के बैलेंसेस पता चल जाएं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जब हमने बनाया तो दो पार्टनर्स हैं इस बार, एस और टी। तो देखो एस का बैलेंस ब्रॉड डाउन मैंने उतार दिया, एस को रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ था वो भी उतार दिया, एस को प्रीमियम की फॉर्म में पैसे मिले थे वो भी मैंने लिख दिए, एस को बिल्स रिसीवेबल को टेक ओवर करना पड़ गया था, मतलब क्योंकि उसे नए पार्टनरशिप फर्म में नहीं लेकर आना था, तो वो एस को मिल गए थे, तो वो एस के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया था, उसे भी मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया है। अब देखो बहुत ही ध्यान से, एस की एडजस्टेड कैपिटल कितनी निकल आई, ये सारी की सारी क्रेडिट में है। जब ये 10,000 डेबिट वाला भी माइनस होगा तो 245 आ जाएगा ना,
255 में से 10,000 निकल जाएगा। तो देखो बहुत ही ध्यान से, एडजस्टेड कैपिटल एस की हमारे पास अब निकल आई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप्लाई कर दो। क्या था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था कि टी 3/5 ऑफ एस कैपिटल अपनी कैपिटल लेकर आएगा, तो लगा दो इसका 3/5 कर दो। इसका 3/5 करोगे तो 1,47,000 आपके पास क्या निकलेगा? ये एंट्री बन जाएगी जिसमें जेड कैपिटल लेकर आ रहा है। सॉरी, जेड नहीं है, ये टी है, जिसमें टी कैपिटल लेकर आ रहा है। ठीक है, और ये टी की कैपिटल अकाउंट में आप पोस्ट भी कर दोगे बाय कैश अकाउंट। टी के खाते में 147 आ जाएगा, जो बैलेंस सीडी की फॉर्म में भी डेबिट साइड पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचती है? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट। तो जल्दी से क्विकली से वो भी देख लेते हैं। देखो बैलेंस शीट बनाएंगे, सबसे पहले लाइबिलिटीज साइड देखते हैं। लाइबिलिटीज साइड में एस और टी की जो कैपिटल के बैलेंसेस अभी अभी हमने निकाले हैं वो दोनों के दोनों लिखे जाएंगे। क्रेडिटर्स 73,000 जितना वो नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड था वो माइनस हो जाएगा। एक हमारे पास अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अराइज हुई थी आउटस्टैंडिंग सैलरी की, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज लाइबिलिटीज साइड पर शो होंगी और कुछ इस तरह से हमारी लाइबिलिटी साइड्स का टोटल 470 आ जाएगा। अब एसेट साइड देखते हैं। देखो बिल्डिंग दे रखी थी आपको, आपने बिल्डिंग को एप्रिशिएट कर कर लिख दिया, या जो भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में बताया गया था, बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड 20% से, तो बिल्डिंग एप्रिशिएट कर कर आपने लिख दी। फर्नीचर एंड फिक्सचर जो था वो 45,000 आपको वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी, तो आपने 45,000 शो कर दी। फिर उसके बाद देखो डेटर्स की प्रोविजन भी कम हो गई थी ना 3,000 से, तो 2,000 बचती है फिर भी, तो वो 2,000 माइनस कर कर शो कर दिया। एंड में आपके पास कैश बचता है, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल को तो अब नई वाली में शो ही नहीं करना, तो कैश में जितना टी प्रीमियम की फॉर्म में लेकर आया था कैश, और जितना टी कैपिटल की फॉर्म में लेकर आया है, वो दोनों ऐड हो जाएंगे इस बार इस क्वेश्चन में, और आपके पास कैश का बैलेंस 222,000 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास एसेट साइड्स का टोटल लाइबिलिटी साइड के टोटल के बराबर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस जो हैं इस सेशन के आपको पसंद आए होंगे, समझ में आया होगा, और आपको ये टॉपिक प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला भी क्लियर हुआ होगा। काइंडली डू दी ऑनर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।